Welcome in today's session, my dear student. In previous lecture we have studied about advantages of SI system. But जो आज की क्लास में है, our new topic will be definition of all SI unit. जो SI unit हम स्टडी करते हैं, आपको पता है 7 फंडामेंटल SI यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट है. आज हम क्या करेंगे, उनके जो SI यूनिट की क्या है डेफिनेशन स्टडी करेंगे. और ये जो डेफिनेशन है ये मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देखोगे कि आपकी ये डेफिनेशन है, एनसीईआरटी बुक है, रेफरेंस बुक है, सब में डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा थोड़ा क्या है डिफरेंस मिलेगा, बट सबका मोटिव एक ही है, एक ही बात समझाने का है. ठीक है, तो क्या है कि मैंने भी डेफिनेशन को क्या है काफी इजी बनाने की कोशिश की है. आप इनको देखो क्या है, और ये देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, मीटर. मीटर क्या है, आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने इनका कंटेंट क्या पहले ही लिख दिया ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो वीडियो देखते हुए. आई नो यू हैव लिमिटेड डेटा. ओके, सो क्या है मीटर. मीटर क्या होता है बेटा, बेसिकली देखो मीटर की डेफिनेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास में एक रोड होती है. क्या होती है बेटा, एक रोड होती है. और ये जो रोड है ये किस किस की बनी है, 90% तो बनी है किसकी, प्लेटिनम की. और 10% ये जो रोड है ये बनी हुई है इरिडियम की. आपने ये नाम तो सुने होंगे केमिस्ट्री में, प्लेटिनम. प्लेटिनम की तो ज्वेलरी बनती है ना, एक होता है इरिडियम. तो प्लेटिनम और इरिडियम से 90, ये जो रोड है 90% प्लेटिनम की बनी है, 10% उसमें क्या है इरिडियम है, एक एलॉय है. दोनों क्या है, एलॉय. ये बनी है रोड, दोनों को मिक्स करके. और ये जो रोड है बेटा, इस रोड पे 2 पॉइंट मार्क कर रखे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे. और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम बोलते हैं 1 मीटर. उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर. अब क्या है, जब ये यूनिट बनती है उस टाइम पे क्या है, ये रोड का साइज इतने ही साइज की रोड ली जाती है और कहा जाता है कि ये 1 मीटर रहेगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. क्योंकि जब ये रोड बनाई गई थी तो उस कमेटी में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स होती है, उसमें क्या कई सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे और सभी ने क्या है यूनानिमसली क्या है इसके लिए सपोर्ट किया. बोला हाँ, इतनी लेंथ को हम आज के बाद क्या बोलेंगे, 1 मीटर. और आगे का जो भी ग्लोबल ट्रेड होगा वो लेंथ को मीटर की फॉर्म में मेजर करेंगे. और 1 मीटर क्या, इतनी चीज के साइज को, इस साइज की चीज को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर. अब इसी से कंपेयर आप मान लो क्लॉथ करोगे तो 1 मीटर क्लॉथ हो जाएगा. इसी से किसी की हाइट कंपेयर करोगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर. मतलब कुछ भी, किसी भी चीज की आपको लेंथ मेजर करनी हो तो इस रोड के साइज से मेजर करेंगे, देन दैट विल बी 1 मीटर. ओके, फिर क्या है, 1 मीटर की एक और डेफिनेशन दी गई बाद में. देखो टाइम के साथ में क्या है, डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है. ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन दी गई, बाद में एक और डेफिनेशन दी गई. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में क्या बोला गया, बोला कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/29977922458 ऑफ ए सेकंड. ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड डेटा लग रहा है ना, कोई बात नहीं. इसको राउंड फिगर हम ना पोन में मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2299 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 300000000, ऐसे कर सकते हैं. मतलब अब ये कितना बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 × 10⁸. ये तो आपने सुना होगा. मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को समझने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, मैंने आपको एक बार डिक्टेट करवा दी है, आप देखो इसमें क्या है. क्या होता है बेटा, आपके पास में वैक्यूम होता है. क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वैक्यूम होता है. ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वैक्यूम है. वैक्यूम का मींस क्या है, कुछ भी नहीं, खाली जगह है. और वैक्यूम में आपने क्या है, यहाँ पे एक लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट को क्या किया, इग्नाइट किया. ठीक है, इससे जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट से क्या है, लाइट एमिट होगी तो लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में. और आपको पता है जो लाइट की स्पीड होती है वो चलने की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये कितनी स्पीड होती है, नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड.
एक सेकंड में लाइट कितने लाख किलोमीटर चल सकती है? 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो अब ये क्या बोला गया, इस डेफिनेशन को बनाने के लिए बोला कि लाइट क्या है, एक सेकंड के इतने हिस्से में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, यार आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें। क्या है, कह रहा है कि लाइट एक सेकंड के 1 अपॉन में 3 into 10⁸ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। ओके, सो आपको पता है यहां से लाइट जैसे आप सोर्स को जैसे ऑन करते तो लाइट एक सेकंड में कितनी दूर चली जाती, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती लाइट। ओके, एक सेकंड में। बट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक सेकंड के 1 अपॉन में 3 into 10⁸ फ्रैक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मान लो कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ने, तो ये क्या है, 1 मीटर बोला जाएगा इसको। और यहाँ से यहाँ तक लाइट के पहुंचने का टाइम कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁸ सेकंड। एक सेकंड का कितना हिस्सा, 1 अपॉन में 3 into 10⁸। ओके, फिर अब हम स्टडी करेंगे बेटा किलोग्राम की डेफिनेशन। किलोग्राम की डेफिनेशन भी काफी इजी है। किलोग्राम की डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो किलोग्राम है, इसको जब इसकी डेफिनेशन दी गई तो क्या किया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक सिलेंडर। ये आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। और उस सिलेंडर का, उसमें क्या ध्यान दिया गया, बोला सिलेंडर का जितना डायामीटर होता है उतनी ही सिलेंडर की क्या रख दो, हाइट। सिलेंडर का क्या है, जितना डायामीटर है उतनी ही सिलेंडर की क्या रख दो, हाइट। और इस सिलेंडर को जब बनाया गया तो किस मटेरियल से बनाया गया, वो ही 90% प्लैटिनम से और 10% इरिडियम से, ठीक है। उसमें क्या किया, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक, देखो 1 किलोग्राम की जो डेफिनेशन है उसके लिए क्या किया गया, एक प्लैटिनम और इरिडियम का ब्लॉक बनाया गया सिलेंड्रिकल शेप में, और उस सिलेंडर का जितना डायामीटर था उतना ही उसका क्या रखा गया, हाइट। और उसमें जितना वेट था उस वेट को क्या बोला गया, 1 kg। उसको क्या बोला गया, 1 kg। अब आप कहो सर ये उस टाइम 1 kg थोड़ा और बड़ा बना देते, तो हाँ फिर हम उसको फॉलो करते। मेरी बात समझ में आ रही ना। अब एक बात बताओ, फिर क्या है, ये जो बनाया गया ब्लॉक, ठीक है, इसको कहाँ रखा गया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, सेवरिस, पेरिस के पास एक जगह है जो फ्रांस की कैपिटल है उसके पास में, वहां पे इनका हेड ऑफिस, वहां पे इस ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। और इस ब्लॉक को स्टैंडर्डाइज्ड ब्लॉक है, मतलब जब भी आप 1 kg का कोई वेट बनाना हो, 1 किलो का कोई बाट बनाना हो, तो इससे कंपेयर करके लाता है हर कंट्री, और अपने क्या है कंट्री में उस चीज को क्या कर देता है, इंप्लीमेंट कर देता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये क्या था, 1 kg का डेफिनेशन था। फिर आजकल आपको पता है ये एनसीईआरटी की बुक में चेंज मेंशन नहीं है, बट ये आजकल चेंज थोड़ा सा न्यूज में है। न्यूज में क्या है, कह रहे कि आपने देखा होगा कि 1 किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज हो गया, 1 किलोग्राम बदल गया। हुआ क्या कि ये जो ब्लॉक बनाया हुआ था विद द टाइम बीइंग, ये नियर अबाउट 1889 की बात है जब ये डेफिनेशन दी गई थी, अराउंड 1889 के राउंड है। तो उस टाइम जब ये ब्लॉक बनाया और आज ये जो ब्लॉक बना है उसमें क्या किया, 50 माइक्रोग्राम, मतलब 1 ग्राम, मतलब 50 माइक्रोग्राम कितना वेट हो गया, 50 into 10⁻⁻6 ग्राम, मतलब 50 into 10⁻, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो -3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 into 10⁻⁹ kg या 5 into 10⁻⁻10 kg, मतलब 1 किलो में से कितना, 5 into 10⁻⁻10 kg वेट डिक्रीज कर गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब डे टू डे लाइफ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतने वेट डिक्रीज होने से, बट क्या है साइंटिफिक वर्ल्ड में काफी डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो क्या है कि इस ब्लॉक का जब वेट डिक्रीज हुआ ना, तो बोला ये तो हमने इसलिए बनाया था प्लैटिनम और इरिडियम से कि विद द टाइमिंग इसका वेट चेंज ना हो,
बट क्या है, अब तो क्या है, इसका वेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बोला ये हम जब भी कोई फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं, ठीक है, तो जो साइंटिफिक वर्ल्ड की ये कोशिश रहती है, कह रहे हैं कि मतलब वो यूनिट चेंज ना हो, उन पे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। फिर इन्हीं सब चीजों के लिए क्या किया गया, एक डिवाइस है किबल बैलेंस। क्या है, किबल बैलेंस। और ये किबल बैलेंस क्या है, किबल बैलेंस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमने 1 kg का यूनिट दिया है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्स में क्या है, कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। उसमें स्पीड ऑफ लाइट का भी रोल है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी रोल है, ठीक है। बट आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो आपके कोर्स में आया और ना ये डेफिनेशन क्या है, अभी तक केम इनटू फोर्स है, ठीक है। इस साल ये एक्सपेक्टेड है, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया किबल बैलेंस की हेल्प से क्या है, किलोग्राम की डेफिनेशन को चेंज किया गया है, ठीक। चेंज पहले भी इतना नहीं था, डे टू डे लाइफ में कोई खास चेंज पढ़ने वाला नहीं था, बट साइंटिफिक वर्ल्ड में पढ़ता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। फिर हम स्टडी करेंगे सेकंड। सो स्टूडेंट, अब इसके बाद में क्या है, अब आपके पास आता है सेकंड की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, सेकंड की डेफिनेशन मैंने बिल्कुल इजी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप देखो, सीजियम 133, सीजियम एक एटम है, ठीक है, और सीजियम के आइसोटोप होते हैं, लेकिन हम उस आइसोटोप की बात करते हैं जिसका मास कितना है, 133, ठीक है। सीजियम जो 133 एटम है, वो क्या करता है, मतलब काफी ज्यादा वाइब्रेट करता है अंडर सम कंडीशन, अंडर सम टेक्निकल कंडीशन। तो जब उसकी वाइब्रेशन इतनी हो जाए 9192631770, जब इतनी वाइब्रेशन उसकी हो जाए, उस उतने टाइम को हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि वो टाइम क्या है, 1 सेकेंड है। मतलब जब सीजियम इतनी ज्यादा वाइब्रेशन जितने टाइम में कवर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 सेकेंड। तो सोच के देखो कि सीजियम की वाइब्रेशन क्या होती है, कितनी फास्ट होती है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं। क्या है, एटॉमिक क्लॉक। किससे, एटॉमिक क्लॉक इज मेड बाय सीजियम एटम। सीजियम से हम क्या करेंगे, सीजियम की एटम, मतलब सीजियम लिख दो यहाँ पे, एटॉमिक क्लॉक इज मेड बाय सीजियम, ठीक है। ये क्या है, जब भी हमें एटॉमिक क्लॉक बनानी हो, जब हमें 1 सेकंड का बिलियंथ पार्ट स्टडी करना हो, तो उसके लिए हम एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं। और उन क्लॉक को हम किससे मैन्युफैक्चर करते हैं, सीजियम से, सीजियम की बनी होती है, ठीक है। सबसे खास बात क्या होती है, ये इतनी सेंसिटिव क्लॉक होती है। कैसी क्लॉक होती है, सेंसिटिव क्लॉक होती है। ये क्या कर सकती है, 1 in 5000, मतलब क्या है, 5000 ईयर में 1 का भी एरर आता है, तो उसको भी क्या कर लेती है, मेजर कर लेती है, ठीक है। दे आर वेरी सेंसिटिव क्लॉक। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सीजियम क्लॉक है काफी सेंसिटिव होती है, और एटॉमिक क्लॉक काफी सेंसिटिव होती है और सीजियम की बनी होती है, एंड दे कैन डिटेक्ट एरर ऑफ 1 सेकंड इन 5000 ईयर। 5000 साल में भी 1 सेकंड का एरर आता है, तो हम सीजियम क्लॉक की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। सो अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे रिमेनिंग डेफिनेशन। सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर हम कब बोलेंगे। क्या है कि बेटा, आपके पास में 2 वायर है, आपके पास में 2 वायर है, और दोनों वायर में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। सपोज कुछ हाई करंट फ्लो हो रहा है, हाई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। आपको पता है, जब 2 वायर में करंट पास होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या है, दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। क्यों लगाती है, आपने क्लास 10th में भी देखा था। ये वाली वायर है, इसमें से करंट पास होगा, तो इसकी सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा।
और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, ये वायर दूसरी वायर रखेंगे, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सिमिलरली क्या होगा, इस वायर में से करंट पास करेगा, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा, तो दोनों वायर एक दूसरे पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो जब दो वायर है, दोनों वायर काफी लॉन्ग है, क्या है, काफी लॉन्ग है, डेफिनेशन में क्या कहते हैं, दे आर इनफाइनाइट लॉन्ग। क्या है, दोनों वायर क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या है, मतलब काफी लॉन्ग वायर है और उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है उनकी लेंथ के कंपैरेटिवली क्या है, काफी कम है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। और रियलिटी में क्या, ये वायर बहुत ज्यादा लंबी है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है, जब वायर की लेंथ के कंपैरेटिवली उनके बीच में, दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये वायर क्या, इनफाइनाइट लेंथ है। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग है। सो दोनों वायर है, उनके बीच में डिस्टेंस इतना है और दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। मतलब क्या है, कह रहे कि आपके पास में दो वायर हैं, दोनों वायर में से कुछ करंट पास हो रहा है, दोनों वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, काफी ज्यादा लॉन्ग है, उनके बीच में डिस्टेंस काफी कम है। वैसे तो 1 मीटर काफी ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस जब 1 मीटर हो जाए और उनके बीच में फोर्स कितनी हो जाए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, तब हम कहेंगे कि दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा था वो क्या था, 1 एम्पियर। कितना, 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन होगी 1 एम्पियर की। It is defined as the current which maintained in two straight parallel wire of infinite length and negligible cross sectional area। इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम होना चाहिए, काफी थिन होनी चाहिए। Held at 1 meter apart, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट होना चाहिए, and produces a force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। Okay, then that amount of current will be called as 1 ampere। Okay, इसके बाद में है बेटा हम 1 केल्विन किसको बोलेंगे। 1 केल्विन को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, दैट टेम्परेचर at which all states at which water coexist in solid, liquid, water and coexist in solid, liquid and gaseous state ये आप लिख लो। क्या है माय डियर स्टूडेंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ये टेम्परेचर की उस वैल्यू को बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो, गैस भी हो, तीनों फेज क्या है, लिक्विड वाटर की क्या एग्जिस्ट करे, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 273.16 केल्विन। केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है। जब इतना केल्विन टेम्परेचर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब बात आती है कि 1 केल्विन किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 केल्विन। तो 1 केल्विन किसको बोलेंगे, ये कहते हैं कि 1 केल्विन होता है 1/273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, सो 1 केल्विन क्या होगा, 1/273.16 इंटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है ये होता है 273.16 केल्विन। ओके, सो क्या होगा, 273.16 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा कितना, 1, मतलब 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 केल्विन। मतलब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 टाइम्स होता है और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन। ओके,
सो अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे कैंडेला, लेकिन बिफोर स्टडिंग कैंडेला हमें पहले दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट 3 जो यूनिट बचती है वो। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन। हमारी 2 फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन अभी बाकी है, बट उसके लिए पहले हमें स्टेरेडियन की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए पहले मैंने दोनों सप्लीमेंट्री जो यूनिट है उनकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं बात करूंगा रेडियन। देखो, रेडियन किस चीज को मेजर करने की एंगल है, किस चीज को मेजर करने की यूनिट है? प्लेन एंगल। आपको पता है प्लेन एंगल को जब भी मेजर करेंगे तो उसको मेजर किस में करेंगे? रेडियन में। और प्लेन एंगल का मतलब एंगल प्लेन में हो, जिसमें 2 एक्सिस का इंक्लिनेशन हो, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? ये 2D में एंगल होता है। ओके, और फिर एक यूनिट हम स्टडी करेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था स्टेरेडियन क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, और ये 3D एंगल होता है। इसमें तीनों एक्सिस का क्या रहेगा? इंक्लिनेशन रहेगा। सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लेन एंगल को मेजर करने की यूनिट है रेडियन। रेडियन डिस्कस करेंगे क्या होती है, बिल्कुल ही इजी डेफिनेशन है। ओके, इसके लिए हम एक सिचुएशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में क्या है बेटा, ये कोई भी एक कार्डबोर्ड है। ओके, और इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या ड्रॉ कर दी है? एक लाइन। ओके, और यहाँ पे क्या है, कोई एक पर्सन है, और ये पर्सन क्या कर रहा है, कार्डबोर्ड पे जो ये लाइन है इसको देख रहा है। तो एक बात बताओ, ये पर्सन की आई है इस कार्डबोर्ड के साथ में कितना एंगल बनाएगी? ये जो सॉरी कार्डबोर्ड के ऊपर जो लाइन है इसके साथ में कुछ एंगल बनाएगी, डेफिनेटली बनाएगी। हमने इस पॉइंट को लाइन के इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, तो इसके बीच में हमें क्या है, कोई एंगल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब क्या है कि मैं इस वाले डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं ना बेटा। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली यहां सर्कल का सेंटर होगा, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियस। और जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी थी उस वाले डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो? एल। ये लेंथ ऑफ आर्क के जैसा होगा। आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल। रेडियस इनटू एंगल होता है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? एल। रेडियस कितनी है? आर। एंगल कितना फॉर्म किया? थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो अब हमें 1 रेडियन स्टडी करना है, तो 1 रेडियन के लिए क्या कहेगा? ये क्या कह रहा है कि कंडीशन है, कह रहा है कि इफ, ये क्या कह रहा है कि इफ ये जो r है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल है, इसकी वैल्यू लेंथ ऑफ r के इक्वल हो जाए। स्पेशल केस है, इफ l की वैल्यू r के इक्वल हो जाए। मतलब क्या है, ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू उतनी ही हो जाए जितना क्या लेंथ ऑफ r का। मैं बिल्कुल ऐसे बनाता तो डायग्राम छोटा बन जाता, या फिर क्या बहुत बड़ा बन जाता। तो हमने क्या किया, ये कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, कि जब L R के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। इट मीन L R के इक्वल होगा, तो L की जगह आप क्या पुट करोगे? R इज इक्वल टू R थीटा। R से R कैंसिल आउट करोगे तो थीटा कितना होगा? 1। अब ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल बिल्कुल इजी है, देखो आपको याद हो जाएगा अभी। ठीक है, क्या है कि जब इस तरह वाली सिचुएशन है, उसमें क्या है कि जब लेंथ ऑफ आर को रेडियस की वैल्यू इक्वल हो जाए, उस टाइम जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये जो लाइन है, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। बस कंडीशन, ये कंडीशन है, L इज इक्वल टू R की क्या है? कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन। सो डेफिनेशन स्टडी करेंगे, बिल्कुल इजी है। क्या है?
इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये जो सर्कल हम ड्रॉ कर रहे थे, पूरा रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, जस्ट सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ बाय एन आर्क। किसने सबटेंड किया था? ये आर्क, जो लेंथ, जो एक लाइन थी इसके कार्डबोर्ड पे, whose length is equal to radius of circle। और जब इस कार्डबोर्ड पे जो ये लेंथ थी, ये जो हमने लेंथ थी, ठीक है, इसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाए? एल किसके इक्वल हो जाए? रेडियस ऑफ सर्कल आर के इक्वल। तो उस टाइम पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। ओके, आप इसको बोल सकते हो देन दैट एंगल will be called as 1 रेडियन। ठीक, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, सो अब हम बात करेंगे बेटा स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या होता है? सॉलिड एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है। क्या होती है? सॉलिड एंगल। आपको पता है सॉलिड एंगल 3D होता है, और 3D एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एसआर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एसआर से, स्मॉल एसआर से। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसके कॉन्सेप्ट में। क्या है कि आपके पास में सेम सिचुएशन मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक कार्डबोर्ड, क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक कार्डबोर्ड है, और यहाँ पे क्या है? कोई एक पर्सन है। अब मैं आपको कहूं कि ये पूरा कार्डबोर्ड इस पर्सन के आईज के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे? बेटा एक बात बताओ, आप क्या करोगे? कार्डबोर्ड के इस वाले पॉइंट को यहाँ पर्सन के आईज के साथ में देखो कितना एंगल बना रहा है। ये कार्डबोर्ड के इस वाले एंड को क्या है? पर्सन के आईज के साथ यहाँ कनेक्ट करो, ये वाला लाइन यहाँ कनेक्ट करो, और ये वाला लाइन यहाँ कनेक्ट करो। अब एक बात बताओ, क्या आपको कोई प्लेन एंगल मिल रहा है? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। कितने प्लेन एंगल बना दे? एक तो इधर वाला 1, एक ये 2, एक 3, और एक ये नीचे वाला 4। 4 प्लेन के बीच का एंगल है। कौन सा एंगल? ये वाला। यूं आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये 3D एंगल है। 3D एंगल है बिटवीन 4 प्लेन। 4 प्लेन है, ठीक है। एक बिल्कुल इसके पीछे वाला, एक इसके ऊपर वाला, एक साइड वाला, एक नीचे वाला। 4 प्लेन के बीच का एंगल है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? 3D एंगल हो गया। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्योंकि इसमें हमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें हम क्या है? सर्कल से तो बात बनेगी नहीं। वैसे 2D एंगल में तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो स्फीयर तो 3D होता है, ड्रॉ हम कर नहीं सकते प्लेन पे, तो जस्ट ये क्या होगा? ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। किसका पार्ट होता है? स्फीयर का। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि ये स्टेरेडियन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी आए, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले हम। डेफिनेशन में क्या रहेगा? स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन किसको बोलेंगे? ये क्या कह रहे हैं कि यहां पे हम लिख सकते हैं, जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल जब भी आपको कैलकुलेट करना हो, सॉलिड एंगल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। देखो क्या होता है, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्या है कि यहां पे जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सरफेस है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, यहां पे क्या है, इस पर्टिकुलर केस में जो ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, डेफिनेटली होगा। और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाए, कितना हो जाए, देखो कह रहे कि ये जो सरफेस है और ये किसी स्फीयर का पार्ट हो, बहुत बड़ा स्फीयर हमने बना रखा है, और उस स्फीयर का ये पूरा सरफेस क्या हो, पार्ट हो, ये किसी स्फीयर का पार्ट हो सकता है क्या? अरे डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक और सिचुएशन समझाऊंगा इसके बाद में। तो क्या है कि ये जो क्या है, जो पार्ट है, ये किसी स्फीयर का पार्ट हो, और स्फीयर का पार्ट होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। ओके,
तो कह रहे हैं कि स्फीयर के इस पार्ट का एरिया कितना हो जाए, इस पार्ट का जो एरिया है वो कितना हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल। इस पार्ट का जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो क्या कह रहा है कि सॉलिड एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कह रहा है कि ये रेशियो होता है सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट और रेडियस के स्क्वायर का। सरफेस, ये जो एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, ये जो क्या है सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म करेगा वही सॉलिड एंगल होगा, जो ये 3D एंगल मैंने दिखाया था। और इस एरिया एलिमेंट के एंगल का, इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है उसको हम डिवाइड कर दें इसकी रेडियस के स्क्वायर से, तो हमें सॉलिड एंगल की वैल्यू मिल जाती है बाय डेफिनेशन। तो अब एक बात बताओ, हमें क्या बनाना है, 1 स्टेरेडियन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एरिया एलिमेंट है इसका एरिया कितना हो जाए, आर स्क्वायर के इक्वल। कितना इक्वल हो जाए, आर स्क्वायर के इक्वल। और उसको हम डिवाइड करेंगे किसके, रेडियस के स्क्वायर से। रेडियस कितनी है, आर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, तो इसको इससे कैंसिल आउट करें तो कितना बचेगा, 1। और इसी को बोलेंगे हम 1 स्टेरेडियन। इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन। आप एक बार, मैं ना इसको वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करो, फिर एक और सिचुएशन समझाता हूं आपको कि सॉलिड एंगल होता क्या है, ठीक है, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टेरेडियन को हम एक और सिचुएशन से देखेंगे। देखो बेटा क्या है, हमारे पास में एक स्फीयर है। ये क्या चीज है, स्फीयर है कि नहीं, सर्कल लग रहा है लेकिन स्फीयर है, 3D शेप है। और आपको पता है, इसको मैं फुटबॉल मान लो। फुटबॉल क्या है, स्फेरिकल शेप में होता है। आपने कभी देखा हो तो फुटबॉल के ऊपर ऐसे ऐसे पैचेस होते हैं, कभी देखा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बना देता हूँ, ये हेक्सागन बनेगा या पेंटागन बनेगा, ठीक है। जैसे हेक्सागन की शेप का पैच है, ठीक है, 6 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये हेक्सागन की शेप का क्या बनता है, पैच बनता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अंदर क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये फुटबॉल था और फुटबॉल की शेप कैसी है, स्फीयर है। कैसी शेप में है बेटा, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है। और यहाँ कहीं फुटबॉल का सेंटर रहेगा डेफिनेटली। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो पैच है फुटबॉल के सेंटर के साथ में जो एंगल बनाएगा ना, वो दैट एंगल विल बी सॉलिड एंगल। अब देखो फुटबॉल की पैच का ये वाला साइड है, इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये वाला सेंटर के साथ कनेक्ट कर दो, ये वाली साइड इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये वाली कनेक्ट कर दो, ये वाली कनेक्ट कर दो, ये वाली। अब क्या ये सारी साइड मिलके एक जो एंगल फॉर्म करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम वाला सिंबल होता है ना, ओमेगा से। तो ये क्या होता है, 3D एंगल होता है। ओके, होपफुली अब आपको समझ में आया होगा। एक और मेरे पास अच्छा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आप वाटरमेलन लेके आते हो, वाटरमेलन ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में ही होते हैं, ठीक है। सो क्या है कि अब जब वाटरमेलन को जब वो पर्सन कट करता है तो ऐसे कट करता है ना, ठीक है। आप तरबूज खरीदने से पहले चेक करते हो ना कि वो स्वीट, उसका टेस्ट मीठा है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि फुट ये किसकी शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, और वो क्या करता है, ऊपर से कट लगाता है और ऐसे क्या करता है, वाटरमेलन के एक पार्ट को निकाल लेता है, ठीक है। जब वाटरमेलन के पार्ट को निकालते हैं तो ये वाटरमेलन का सेंटर, सपोज करो उसने ऐसे कट लगाया, नाइफ से वो सेंटर तक लगा है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये भी क्या रहेगा, सॉलिड एंगल रहेगा। क्या रहेगा, सॉलिड एंगल। अब इसको देखो, वाटरमेलन के अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, रेड वाला होता है ना, तो ये रेड वाला बना दो, आपको फील आना चाहिए कि आप क्या वाटरमेलन ही कट कर रहे हो। तो आज के बाद जब वाटरमेलन का सीजन आ गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड एंगल कितना बना उसका। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, क्योंकि स्टूडेंट को कई बार ये मुश्किल लग जाता है बट होता नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो वाटरमेलन के साथ में कनेक्टिविटी आपकी अच्छे से रहेगी, ये जो वाटरमेलन का पीस जो कट करके निकालते हो, इसका सरफेस एरिया होगा ना, डेफिनेटली होगा सरफेस एरिया। जब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाए,
जब आप इसका ये पीस कट करके निकालोगे तो स्फीयर के सेंटर से निकालोगे तो उसका रेडियस भी तो होगा कुछ, ये रेडियस होगा ना। जब उसका सरफेस एरिया कितना हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है। और क्या है कि इसकी रेडियस तो आपको पता है कितना है, रेडियस कितनी है, आर है, रेडियस कितनी है, आर है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया अपॉन में, सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाना चाहिए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, और उसको डिवाइड करो रेडियस के ही स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल को क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन, 1 क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन, 1 SR। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सॉरी, प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, और सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखा था ना सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। It is the solid or 3D angle subtended at the center of sphere, sphere के सेंटर पे सबटेंड होता है, by whose area element equal to, जब एरिया एलिमेंट कितना हो जाए, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाए। सो इट वाज अबाउट रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब हम इसके बाद में क्या स्टडी करेंगे, कैंडेला और मोल की यूनिट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार फिर से क्या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। So student, at last we will discuss about candela and mole. Candela और mole ये भी दोनों क्या है, SI यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है, ओके। इसको हम स्टडी करेंगे, दो हमने छोड़ दी थी क्योंकि कैंडेला में स्टेरेडियन का यूज होना था, इसलिए हम इसको लास्ट में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कैंडेला यूनिट क्या कहती है, ठीक है, बेहद इजी यूनिट है। क्या कहती है, देखो कैंडेला यूनिट किसको यूज मेजर करने के लिए यूज होती है, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, बताओ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेजर करने की यूनिट क्या है, कैंडेला। मतलब लाइट को मेजर करना हो तो हम कैंडेला में मेजर करेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे हम लाइट 5 kg या 3 kg, नहीं, तो लाइट को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या होगी, कैंडेला। कैंडेला यूनिट को हम डिफाइन करेंगे कैसे, आप देखना थोड़ा ध्यान से। ये क्या कहता है कि ये हमारे पास में एक स्फीयर है, क्या चीज है, स्फीयर है। सर्कल लग रहा है मुझे पता है, बट है स्फीयर, 3D शेप है, ओके। ये क्या है, स्फीयर है, और यहाँ पे ये स्फीयर का सेंटर होगा, और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे हमने कोई दो लाइन बना दी स्फीयर पे, मतलब स्फीयर पे ये आप जो देख रहे हो ना, ये 3D कोई पैच है, यहाँ तो आपको आर्क लग रही है ना, इन रियलिटी क्या है, ये कोई पैच है, ठीक है। और ये जो पैच है स्फीयर के सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, 1 स्टेरेडियन। कितना एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, और जब ये एंगल कितना हो जाए, 1 स्टेरेडियन, कितना एंगल हो जाए, 1 स्टेरेडियन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्फीयर है, स्फीयर की यहाँ पे हम एक टॉर्च लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टॉर्च, और टॉर्च से क्या एमिट होगी, लाइट एमिट होगी, ऐसे से टॉर्च से क्या एमिट होगी, लाइट, ठीक है। और जब लाइट एमिट हो तो वो जो लाइट एमिट हो, उस लाइट की पावर कितनी होगी, उस लाइट की पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये क्या चीज होती है, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। आप थोड़ा देखते जाओ ध्यान से, डेफिनेशन बहुत, पावर उसकी कितनी हो जाए, वो हो जाए 1/683 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट का 1/683 पार्ट हो जाए, तो काफी कम हो जाए 1 वोल्ट से, और पर स्टेरेडियन, तो उस टाइम जो लाइट इसमें से जो एमिट होगी, उसको हम कहेंगे 1 कैंडेला, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट 1 कैंडेला। बट इस चीज का ध्यान देना है, जो आपने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लगाया ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज,
सर क्या समझा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, नहीं लगेगा। बेटा क्या होता है, एक स्फीयर होता है, ठीक है, स्फीयर के सेंटर पे आप एक टॉर्च रख दो और टॉर्च में से लाइट एमिट होगी। आपको पता है लाइट एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, तो लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, हमें वो ही लाइट लेनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है किस लाइट की होती है, ग्रीन प्लस येलो, ग्रीनिश लाइट की होती है। ओके, सो ग्रीनिश लाइट का एक बल्ब रखेंगे और उसमें से लाइट इस तरीके से निकालेंगे कि उसकी लाइट कितने एरिया में निकले, कितने एंगल पे निकले, 1 स्टेरेडियन एंगल पे निकले। ओके, और जब वो लाइट निकले तो आपको पता है वो जो बल्ब होगा, लाइट वाला बल्ब होगा, उस बल्ब की पावर कितनी हो, 1/683 वोल्ट हो, 1/683 वोल्ट हो। तो उस बल्ब से उस टाइम जितनी लाइट निकलेगी ना, हम कहेंगे 1 कैंडेला। वो जो लाइट निकल रही है वो कितनी है, 1 कैंडेला है, ठीक है। इससे इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ओके, सो अब बात करेंगे हम मोल की। मोल क्या होता है बेटा, देखो इसकी डेफिनेशन और स्टडी कर लो कैंडेला की। सॉरी, एक बार, 1 कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन ये थी, ऑफ ए सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। सोर्स यहाँ पे क्या था, टॉर्च था, और उससे एमिट होने वाली लाइट क्या थी, मोनोक्रोमेटिक थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, जैसे सन है, सन में से जो सारे कलर एमिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सोर्स लेंगे उसकी ऑलमोस्ट लगभग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो तभी तो यहाँ पे ग्रीनिश लाइट निकल रही है, ग्रीन और येलो कलर जब मिक्सअप होगी इस लाइट के तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकलनी चाहिए उससे, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, एंड हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी। और उससे जो लाइट जो निकले रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, रेडिएंट इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, पावर पर यूनिट स्टेरेडियन को, हैज, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/683 वोल्ट पर स्टेरेडियन। ओके, सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वीडियो को पॉज करके जब आप डेफिनेशन नोट करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ओके, अब हम बात करेंगे मोल की। मोल क्या होता है बेटा, मोल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कार्बन 12 है, क्या है, कार्बन 12 है, और कितना है आपके पास कार्बन 12, 0.012 kg, इतना आपके पास कार्बन है। और आप ये देखो कि आपके पास कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं 2, 12 और 14, हमें 12 वाला आइसोटोप लेना है, और कार्बन 12 की अमाउंट कितनी लोगे, 0.012 kg, और उसमें काउंट करो कि कितने कार्बन के एटम है, और जितने कार्बन के एटम है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। कितना बोलेंगे, 1 मोल। और ये किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। आपने क्लास 9th में भी तो पढ़ा होगा ना, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपको पता है, 6.023 × 10⁻23। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट दिस ऑल फंडामेंटल एसआई यूनिट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे उसके अबाउट था। अब बात ये आती है, इतनी सारी आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है, क्या ये आपको याद करनी है, ठीक है। देखो बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, ये आपके लिए थोड़ा रिलीफ है। एनसीईआरटी कहते हैं ये डेफिनेशन आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। एग्जामिनर से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके एग्जाम में देगा, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। कंपल्सन नहीं है, बट नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक वाला बटन दबाना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।